हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का या फाउंडेशन ऑफ द जर्नल इंग्लिश, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ। उससे अगला जो आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका किसका, पैराग्राफ से संबंधित। भाई आपको जो पैराग्राफ है ना, वो पैराग्राफ देखने को मिलते हैं। क्या तो पैराग्राफ या फिर इनको एस्से के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एस्से के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? क्या तो पैराग्राफ कहते हैं इनको या फिर एस्से के नाम से जाना जाता है। जितने इंपॉर्टेंट एस्से हैं जो पिछली सालों में आए, सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। अच्छे से इस वीडियो में देख लेना और मैं सारे कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा आपको, सारी हिंदी में, है ना। फिर आपको जरूरी नहीं कि इनको रट के जाओ, आपको क्या करना है, अपनी भाषा में इनको लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। ये पीडीएफ आपके सामने फ्री में जो नोट्स वाली, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। जाओ और जाकर इस पीडीएफ को अच्छे से देख लो। चलो शुरू करते हैं आपके सामने। साथ के साथ आपके सामने जो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिए और पूरे सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आपके सामने प्लेलिस्ट पर के लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। और जो कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इससे फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई। एआई क्या होती है? एक ये पर्सन देखने को मिलता था आपको पिछली सालों में। टेक्नोलॉजी आपके सामने लगातार बढ़ रही है तो हो सकता है ये पर्सन देखने को मिल जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई रेफर्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय द मशीन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसमें इंसान, जो मशीन होती है आपके सामने, उनमें इंसानों जैसी क्या होती है आपके सामने, समझ और बुद्धि आ जाती है। भाई आज के सामने आप कंप्यूटर पे टाइप करोगे, जो टाइप करते हो वैसे क्या करता है वो आपके सामने सॉल्यूशन देता है। समझ में आ गया आपके सामने? उसके अंदर फीलिंग नहीं है, उसके अंदर इमोशन नहीं, वो खुद नहीं सोच समझ सकता है। लेकिन एआई है ना, वो खुद सोच समझ सकती है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को समझता ना, वैसे वो समझती है एआई। समझ में आ गया? उसकी खुद की इंटेलिजेंस है, यही फर्क है उसमें। स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स इनेबलिंग देम टू लर्न, लेसन, परसीव एंड एक्ट। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, जो मशीनें होती है उनको समझदार बनाती है। जैसे कि कोई कंप्यूटर सिस्टम हो गया, वो खुद से चीज़ों को लर्न कर सकता है, समझ सकता है और खुद से कोई काम करना चाहिए तो वो कर सकता है। समझ में आ गया? अब आप कहोगे कंप्यूटर खुद थोड़ी चल के जाएगा, रोबोट में कंप्यूटर लगा दिया, वो तो कर सकता ना आपके सामने। इस प्रकार का रोबोट बना दिया जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से वो टीचर बन के आपको पढ़ा सकता है। समझ में आ गया? तो एआई इन तरीके के सारे कामों को कर सकती है। इट इज़ मोर मेरली ए टेक्नोलॉजी बट ए ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स रीशेपिंग द इंडस्ट्री। मतलब ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो काम करने का जो तरीका है उसको क्या कर देगी, आपके सामने काम करने के तरीके को बदल देगी। चाहे कोई उद्योग हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपके सामने दैनिक जिंदगी हो। जैसे आपके सामने फोन ने आपकी ज़िंदगी को बदला है ना, उसी तरीके से आर्टिफिशियल भी आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। लोगों के काम करने के तरीके को, हर चीज़ को बदलने वाली है। मॉडर्न एआई पावर्ड बाय द मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग थिंग्स। मतलब आज के समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों से आपके सामने, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें जुड़ी हैं। जो मशीन लर्निंग, मतलब मशीन क्या खुद से चीज़ों को सीख सकती है। कैसे सीखेगी? भाई आप क्या करते हो, आपको शूज़ चाहिए, जूते चाहिए। अब आप क्या करें, अपने दोस्तों से आपने क्या किया, जाकर फ्लिपकार्ट पे शूज़ देखे, है ना, आपको पसंद नहीं है। आप क्या, वैसे ऐड आपको दिखाए जाते हैं। इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, ऑटोमेटिक वैसी जैसी आपकी फीलिंग होती है वैसी रील आनी शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? तो यही होता है, एआई क्या करती है आपके सामने, जो आप जैसी ज़िंदगी में जो चीज़ें महसूस कर रहे हो ना, उन्हीं सब चीज़ों को वो समझते हैं और उसी हिसाब की चीज़ें आपको देने का प्रयास करते हैं। डिराइव सिस्टम लाइक द वर्चुअल असिस्टेंट, रिकमेंडेशन इंजन एंड ऑटोमेटिक व्हीकल्स। आज के समय आपके सामने टेस्ला की जो ऑटोमेटिक की गाड़ियाँ आती हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ऑटोमेटिक जो रीलें आती हैं, जैसे आपको चाहिए वैसी रीलें आती हैं। ये सब चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इन फील्ड रेंजिंग फ्रॉम मशीन वेयर द एक्सीलेट डायग्नोस टू द फाइनेंस एंड इट डिटेक्ट फ्रॉड। मतलब हर जगह आपके सामने जो मशीन लर्निंग है वो काम आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे अगर कोई आदमी अगर आपको पैसे में फ्रॉड करना चाहता है, वहाँ पे भी एआई काम आ सकती है, वो आपको बचा सकती है। एआई ऑफर्स
अनप्रेसिडेंट एफिशिएंसी एंड एनालिटिकल पावर। एआई होती है ना, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास क्या है, बहुत तगड़ी क्या तकनीक है ना, एनालिसिस करने की पावर है। मतलब जैसे समझ लेती है। अब भाई अपना दिमाग कैसे काम करता है, आपने बचपन में आपको पता नहीं था कि गर्म तवे पर हाथ रखने पर आपका हाथ जल सकता है, आपने रखा, समझ आपको तो आपको गर्म लगा या आपको किसी ने बताया, तो अब आप कभी नहीं रखते हो गर्म तवे पर, नहीं रखते हो ना। आप कभी आग में कभी अंगुली नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया, आपको एनालिसिस हो गया आपके दिमाग में कि इस प्रकार की चीज़ें करने से क्या हो सकता है भाई, आपका नुकसान हो सकता है। तो इसी तरीके से मशीनें भी समझ लेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चीज़ों को समझ लेंगे। हाउएवर द रैपिड एनसेंट ऑफ एआई प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स इथिकल व सोसाइटिकल चेंज। अगर समाज में बहुत ज़्यादा अगर एआई का यूज होना शुरू हो गया तो इससे क्या होगा, आपके सामने इथिकल नैतिक रूप से और समाज में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इंक्लूडिंग द जॉब डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब चली जाएंगी। एल्गोरिदम बाइसनेस, मतलब जो आपके सामने जो इंटरनेट है वो दुनिया को बदल देगा। एल्गोरिदम है ना भाई, आपको जैसी सोच चाहिए वैसी सोच आपको इंटरनेट पे मिलती है, आपको खुशी होती है वैसा कंटेंट आपके सामने आता है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको दिखा दी जाती है। तो आपका दिमाग वो चीज़ों को समझेगा क्यों, इतनी मेहनत ही क्यों करेगा। साथ के साथ प्राइवेसी कंसर्न भी देखने को मिलेंगे। प्राइवेसी से संबंधित भाई आपका डाटा होता है, उसको ये कंपनियां क्या करती हैं, यूज करती हैं आपके खिलाफ। द फ्यूचर रिक्वायर्ड ए कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, मतलब एआई एक अच्छी तकनीक है, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए भाई, आगे अगर एआई को सभी के सामने रखना चाहते हो, पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हो, तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। लोग तकनीक को यूज करने के लिए भाई रिस्पॉन्सिबली आपके सामने लेना बहुत ज़रूरी है। सही से तकनीक को बनाओगे तभी ज़्यादा सही रहेगी वो आपके सामने। इंश्योर दैट ह्यूमन सेंट्रिक रोल्स कॉम्प्लीमेंट द मशीन कैपेबिलिटीज़। इस तरीके से होनी चाहिए कि मशीनें हैं, उनमें जो मशीन है उनको ना वो इंसानों को क्या नहीं कर सके, आपके सामने उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके, और आपके सामने मशीन है वो उनके जॉब वगैरह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सके। समझ में आ गया? तो मशीनों में और मनुष्य में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर होना जरूरी है। अगर एक दूसरे के एक समान हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्सन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, मैंने विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। अगले वाला पर्सन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है आपके सामने? द क्लाइमेट चेंज रेफर टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन ए ग्लोबल और द रीजनल वेदर पैटर्न्स। मतलब जो क्लाइमेट, जो आपके सामने जो वातावरण है उसमें जो बदलाव हो रहा है ना, उसको क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन, इन दोनों में से एक पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा, पेपर में आप देख लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज रेफर टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द ग्लोबल एंड द रीजनल वेदर पैटर्न्स। मतलब क्लाइमेट चेंज होता है जो आपके सामने जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है ना, वातावरण होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। अब आप देख लो भाई, इस साल 2000 आपके सामने 25 चल रही है, दिसंबर की आज तारीख होने को 17-18 तारीख आ गई, ठंड बिल्कुल भी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सामने जो वेदर है, वातावरण है, वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो रहा है। प्राइमरली ड्रिवन बाय द एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग इन द ग्रीन हाउस गैसेज। और आपके सामने जो क्लाइमेट चेंज है, जो वातावरण में बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, SO2 है ना, CO, इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ी जा रही हैं। समझ में आ गया? सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद में बहुत ज़्यादा जो आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको हमारे जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उनमें छोड़ा गया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और अलग अलग प्रकार की जो मनुष्य के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं आपके सामने? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम है ना, जो नेचुरल गैसेज हो गए, इनको सबसे ज़्यादा क्या हो गया, इंसान ने इन सब का प्रयोग किया। भाई गाड़ी चलाया, उद्योग धंधों में प्रयोग किया है ना, बहुत ज़्यादा जंगलों को काटा गया, तो इससे क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा वातावरण में फैलने शुरू हो गई। द कॉन्सिक्वेंसेज आर द वाइड रेजिंग एंड द सर्व। इन सब चीज़ों के आपके सामने जो क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं आपके सामने। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इंक्लूडिंग द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। आपके सामने जो ध्रुव होते हैं आपके सामने, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, हिमखंड होते हैं, वो पिघल सकते हैं। विच कॉजेज द सी लेवल राइज। तो आपके सामने जिससे क्या हो सकता है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आप कहोगे भाई हमें क्या मतलब है, लेकिन जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता है तो उन द्वीपों के डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक द सर्व ड्रोट, हीट वेव्स एंड द कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति का आपके सामने मौसम देखने को मिल सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं आपके सामने, ड्रोट मतलब अकाल आ सकते हैं, हीट वेव बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी। अब गर्मी आती है तब पहले क्या क्या होती, लू चलती थी, लेकिन आजकल तो उससे भी खतरनाक गर्म हवाएं चलती हैं, उनको क्या बोला जाता है, हीट वेव के नाम से जाना जाता है। कैटास्ट्रोफिक फ्लड, और बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति के विनाशकारी क्या आ सकती हैं आपके सामने, जो बाढ़ है वो भी आ सकती हैं। एंड द सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, और जो हमारा आज के समय जो पूरा का पूरा वातावरण इकोसिस्टम चल रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है इन सब चीज़ों के द्वारा, जो क्लाइमेट में बदलाव दिखाने को मिल रहा है इस वजह से। एड्रेसिंग दिस क्राइसिस रिक्वायर्ड ए अर्जेंट और कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन, तो आपको क्या करने की जरूरत है, मतलब जो पूरा का पूरी दुनिया है उसको एक कलेक्टिव, एक साथ मिलकर सारी दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए, जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बदल रहा है इस पर क्या करने चाहिए, हमें प्रयास करने चाहिए। एंड सेंटर ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग द रैपिडली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और आपको प्रयास करना चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब प्राकृतिक रूप से आपके सामने कम से कम वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जितने ऊर्जा स्रोत हैं उनका प्रयोग में लेना चाहिए। प्रमोटिंग द सस्टेनेबल कंजप्शन, और किस प्रकार के कंजप्शन को बढ़ाना चाहिए, सस्टेनेबल कंजप्शन होता है आपके सामने, उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द लार्ज स्केल कार्बन कैप्चर्स, और बड़े स्तर का आपके सामने जो कार्बन होता है उसको इन्वायरमेंट में छोड़ने वाली चीज़ों पर क्या करना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए भाई आपको। रीफॉरेस्टेशन इंस्टेंटिव लेना चाहिए आपको, मतलब रीफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है उनको फिर से लगाना चाहिए। मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंजेस इज़ नॉट जस्ट एन इन्वायरमेंटल इम्पेरेटिव, मतलब आपके सामने जो क्लाइमेट, जो आपके सामने वातावरण में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ आपके सामने इसको बदलते हुए क्लाइमेट को पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारी जो मानव सभ्यता है अगर उसको बहुत लंबे समय तक इस दुनिया में रहना है तो ये जो आपके सामने जो क्लाइमेट है उसमें जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इस क्लाइमेट में बदलते हुए क्लाइमेट को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये था पैसेज नंबर आपका 2 या ऐसे नंबर 2 द क्लाइमेट चेंज, इसको बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। अगला है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के एडिक्शन के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया क्या होता है? एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया बोन और आपके सामने जो को जिस प्रकार का प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोजेस ए सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंज इन द डिजिटल एज। भाई आज आपके दिन हर इंसान देखो घर पे 3 जने बैठे रहते हैं, फिर भी वो क्या करते रहते हैं, सारे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं। आपके सामने जो उनको बातचीत करनी चाहिए उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये आज के दिन समाज की सबसे बड़ी समस्या आपके सामने, माता पिता हो चाहे बच्चे हो सबके सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हैं लेकिन रियल लाइफ में कोई भी एक्टिव नहीं दिखाई पड़ता है। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोजेज ए सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल एंड द सोशल चेंज। जो सोशल मीडिया है वो हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बदलाव कर रहा है। These platform designed using the psychological trigger। इन प्लेटफॉर्म को इस तरीके से निर्माण किया जाता है कि आपकी सोच को क्या कर सके, आपको सोच से बाधित कर सके। आपको जो आपको जैसे आपको जैसे इमोशंस आ रहे हैं ना उन इमोशंस को बढ़ाते हैं। गुस्से आ रहा आपको तो गुस्से वाली आपके सामने रील दिखाएंगे, आपको कॉमेडी, आपको हंसी मजाक ज़्यादा पसंद हो हंसी मजाक वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे, आपको रोमांस आ रहा तो वो वाली ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगे। तो जो जैसी चीज़ें जो इमोशंस हैं उनको ट्रिगर करने का काम करते हैं और इससे डोपामिन रिलीज होता है आपका और आप क्या होते हैं इन इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हो। क्रिएट ए कंपल्सिव आर्ग्यू टू चेक नोटिफिकेशन इंगेज इन एंडलेस स्क्रॉलिंग। और आपको इन सब चीज़ों में किस चीज़ों में फंस जाते हो, बार बार नोटिफिकेशन चेंज करने में, चेक करने में, लगातार जो स्क्रॉलिंग चलती रहती है इन सब चीज़ों में फंस जाते हो। एंड प्रायोरिटाइज ऑनलाइन वैलिडेशन ओवर रियल वर्ल्ड इंगेजमेंट। हम है ना ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देने लग जाते हैं, आपके सामने ऑनलाइन जो खुद की वैलिडेशन होती है, भाई मैं कैसे दिखता हूँ, मेरे कितने लाइक आए, मेरे कितने सब्सक्राइब हुए, मेरे कितने फॉलोअर बढ़े, इन सब चीज़ों पर अपन ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं, ना कि जो हमारा जो वास्तविक समाज है, वास्तविक दुनिया, इसको अपन कम महत्व देने लग जाते हैं।
द कोर मैकेनिज्म इज द लाइक एंड रिवार्ड सिस्टम। ये किस तरीके से है, आपको कितना पसंद करता है उस हिसाब से आपको पसंद नापसंद की चीज़ें चलती रहती हैं। विच ट्रिगर द डोपामिन रिलीज, और ये हमारा जो डोपामिन हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है। क्रिएट ए डिपेंडेंस लूप फील सिमिलर, और डोपामिन क्या होता है, आपको उस चीज़ पर डिपेंडेंट बना देता है। जो ये चीज़ें होती है ना आपके सामने, इन सब चीज़ों पर आपको डिपेंडेंट बना देता है और आपके जो बिहेवियर होता है उसको एडिक्शन लगा देता है इन सब चीज़ों का। डोपामिन ये है कि भाई एक अच्छा हार्मोन होता है, आपको कोई भी काम करने पर करते हो ना, जैसे आप पढ़ाई भी करोगे तो आपको मजा आने लग जाता है, तो वो डोपामिन की वजह से आता है। अब वो डोपामिन आपको गलत जगह पर रिलीज हो रहा है आपके सामने, आपको पढ़ाई में, आपको काम करने में वो रिलीज होना चाहिए, लेकिन वो इंस्टाग्राम की जो रील होती है उनमें रिलीज होता है, इसलिए आपका जो उन सब चीज़ों से एडिक्शन लग जाता है। दिस कॉन्स्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये किस चीज़ पे काम करता है आपको, कि लगातार मुझे वैलिडेशन मिलता रहे, लोग मुझको जाने, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले। साथ के साथ फियर ऑफ मिसिंग आउट पर भी काम करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रील इसलिए भी देखते हैं कि कुछ हमसे छूट ना जाए, आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सब चीज़ें ना छूट जाए। फ्रिक्वेंटली लीड टू द एडवर्स इफेक्ट, ये किस चीज़ पे काम करते हैं आपके सामने, आपके मानसिक दिमाग है उसको कमज़ोर बनाने का काम करती है। इंक्लूडिंग द डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये कोई भी इंसान होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी कम करती हैं। हायर लेवल ऑफ एंजाइटी, इंसान को बहुत ज़्यादा क्या करती है, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी लेकर चली जाती हैं। और साथ साथ इंसान का जो स्लीप पैटर्न होता है उसको भी क्या करती हैं, बाधित करती हैं। टू कॉम्बैट दिस जो प्रिवेंशन एडिक्शन, और हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार का जो एडिक्शन होता है इससे लगातार बचना चाहिए। इंडिविजुअल मस्ट प्रैक्टिस इंटेंशनल डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है भाई, आपके सामने कोशिश करना चाहिए आपको कि कम से कम आप इस प्रकार के सोशल मीडिया से दूर रहो, आपको जरूरत हो तो इसमें फंसो, वरना आप इनसे दूर रहो। सेट स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, आपको क्या करना चाहिए, फिक्स टाइम लिमिट लगाना चाहिए सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए। एंड कॉन्सिनियंस जो रिप्लेस द पैसिव स्क्रीन टाइम विद द फिजिकल एक्टिविटी, और जितना आप फिजिकल टाइम देते हो उससे ज़्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी वगैरह देने पर और फेस टू फेस इंटरेक्शन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया से संबंधित पर्सन की, सोशल मीडिया से आपको किस प्रकार से दूर रहना चाहिए इससे संबंधित अपन ने देखा आपके सामने इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं अपन अगले वाले पैसेज की तरफ। अगले वाला पैसेज आपके सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग का। Organic farming is a method of agriculture that emphasizes the environment sustainability by avoiding the use of synthetic fertilizer, pesticide and the genetical modification organism। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है आपके सामने, एक प्रकार से एग्रीकल्चर करने का तरीका है जो किस चीज़ पर जोर देता है, जो इन्वायरमेंट के साथ आपके सामने, इन्वायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रही है आपके सामने, आप देखते हो सब्जी होती है उनके अंदर सुई लगाकर उनको बड़ा बड़ा कर दिया जाता है आपके सामने, है ना। और आजकल तो जिम वाले लड़के भी कर रहे हैं ऐसा, इन सब्जियों में नहीं इंसानों में भी हो रहा है। पेस्टिसाइड यूज करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, जो चीज़ जिस चीज़ को पकने में 20 दिन लगना चाहिए उनको 2 दिन में पका देते हैं। तो इससे क्या, जो जेनेटिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलता है। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन द नेचुरल टेक्निक सच एज द क्रॉप रोटेशन। इन सब चीज़ों के वजह से, जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करना, सिंथेटिक रूप से जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देखते हुए आपके सामने सिंपल आपके सामने जो प्राचीन टेक्निक सच एज द क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मेन्योर, कंपोस्टिंग और जो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है इन सब चीज़ों पर आपका सिंपल काम करता है। मतलब जो क्रॉप होती है उनको बार बार रोटेट किया जाए, जो आपके सामने गोबर की खाद वगैरह डाली जाती है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर देने पर ये काम करती है। टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, किस चीज़ पर जोर देती है, ताकि जो ज़मीन है उसकी उपजाऊता है वो बनी रहे और आपके सामने कीड़े मकोड़े हैं या जानवर हैं उनकी क्या हो सके, आपके सामने वो कंट्रोल हो सके, नियंत्रित हो सके, फसल को ज़्यादा खराब ना कर सके। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूडिंग इन्वॉल्व द सॉइल हेल्थ, जो सबसे अच्छा फ़ायदा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपके सामने वो क्या है, सॉइल हेल्थ, मिट्टी है ना उसकी हेल्थ वैसी की बनी रहती है। रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, और अगर आप केमिकल के जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करते हो वो क्या करते हैं, वही ज़मीन से मिट्टी धुलकर या फिर वो फर्टिलाइज़र क्या तो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं या कोई पॉन्ड हो गया या फिर आपके सामने कोई रिवर वगैरह में चले जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन भी देखने को मिलता है, तो इसको भी बचाता है, वाटर पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है। फ्रॉम केमिकल रन ऑफ एंड इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, और समाज के अंदर आपके सामने जो लोग हैं भाई जिनको कितना हेल्थ का नुकसान हो रहा है आपको उन सब चीज़ों से बचा
बचा जाता है इन सब चीज़ों से, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से। साथ के साथ बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ाती है। क्या होता है, आपके सामने जो फल पौधे हैं उनमें जो उनको वो प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, तो उनको भी क्या होता है, आपके सामने जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी नुकसान कम होता है। फर्दरमोर इट ऑफ्टन प्रोड्यूस द गुड फूड विद हायर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड सपोर्ट द लोकलाइज्ड फूड सिस्टम। साथ के साथ क्या होता है, कोई भी आपके सामने जो फूड होता है, खाना होता है, वो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ बनता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, जिसमें उच्च लेवल के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस प्रकार के खाद्य सामग्री से वो बनता है। समझ में आ गया। इंश्योरिंग बेटर फार्मर इनकम, साथ के साथ इस चीज़ से क्या होता है, आपके सामने जो किसान होते हैं उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वाइल्ड स्लाइटली लोअर आउटपुट इनिशियली। हाँ, काफ़ी बार क्या होता है, आपके सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, उसमें शुरुआत के अंदर क्या होता है, आपके सामने कम पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि कम उपजाऊपन होता है, कम जमीन है ना, वो चीज़ों को उत्पादित करती है। थोड़ा समय लगता है तो थोड़ा ज़्यादा पैसे आपके सामने क्या हो सकते हैं, आप नहीं आएंगे, थोड़े कम पैसे आ सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है भाई, आज के दिन आप देख लो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पर कितने महंगे महंगे चीज़ों को बेच दिया जाता है, बेचा जाता है ना आपके सामने। तो इसलिए वैसे कम प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो आप पैसा तो वैसे भी कमा लोगे। इट इज़ द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड द इकोलॉजिकल बेनिफिट। लेकिन इन सब चीज़ों के लंबे समय तक आपको इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली मदद मिलती है। मेक इट ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। साथ के साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, किसके लिए, कोई भी जो सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब लोगों की जो ज़िंदगी होती है उसको काफ़ी लंबे समय तक, लोगों की जो जीवन होता है उसको हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में अपन भी देखेंगे। द रोल ऑफ न्यूज़पेपर रिमेन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। भाई समाज के अंदर न्यूज़पेपर है उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय के जो समाज के निर्माण में। भाई क्यों जरूरी है, सुबह पहले अखबार आता है अगर आपके घर में, तो सबसे पहले आप मुंह धोने के बाद में, दैनिक क्रिया करने के बाद में अखबार पढ़ने बैठोगे। क्यों? अखबार है ना, उसमें खबरें आती हैं, उसमें समाज में क्या चल रहा है इसके बारे में पता चलता है। हमारे समाज को ज्ञान देने के लिए, हमारे समाज के वास्तविक निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है अखबार का। इट इज एक्टिंग एज एन द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। प्रेस होती है आपके सामने, जो प्रेस होती है, प्रेस ये वाली प्रेस ना, जो आपके सामने न्यूज़पेपर वाली प्रेस है ना, न्यूज़ देने वाली, तो जो आपके सामने, इनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, चौथा पिलर बोला जाता है अपने लोकतंत्र का। एंड वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो समस्याएं होती हैं उनको सरकार के सामने रखने का काम करते हैं, और आप सबको, सरकार की बातों को आम जनता तक रखने के काम करती हैं। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू रिपोर्ट एक्यूरेट एंड देयर टाइमली न्यूज़। इनका काम क्या होता है कि वो सही से रिपोर्टिंग करें, साथ के साथ सही सूचनाओं को सही समय तक आप तक पहुंचाएं। चाहे वो सूचनाएं राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, हर रूप की सूचना, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे कल्चरल हो, हर डोमेन की जो सूचनाएं होती हैं उनको आप तक पहुंचाने का काम किसका होता है, न्यूज़पेपर का होता है, या फिर जो न्यूज़ चलती है आपके सामने टीवी पर उनका होता है। इंश्योरिंग दैट सिटीजन आर वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब इस चीज़ को सिक्योर करना, इस चीज़ को जो सरकार की बात है वो जनता तक पहुंचाना किसका काम है, न्यूज़पेपर का, कि जनता है वो सारी जानकारियां उनके पास तक पहुंचे। बियॉन्ड मेयर रिपोर्टिंग, सिर्फ उनका काम यही नहीं है कि सिर्फ रिपोर्टिंग तक, है ना, न्यूज़पेपर प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस, सिर्फ रिपोर्टिंग करना, जो घटना हुई सिर्फ उसी को बताना नहीं, बल्कि गहराई से चीज़ों को बताना। एक्सपर्ट जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं आपके सामने, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, जो अर्थशास्त्री इस पर क्या सोचते हैं, जो बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में चीज़ों को बताना किनका काम है, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ बताने वाले लोगों का काम है। एंड द क्रिटिकल कमेंट्री, साथ के साथ क्या करना आपके सामने, जो कमेंट्री वगैरह करना काम किसका आपके सामने, जो न्यूज़पेपर वगैरह इनका काम है। थ्रू एडिटोरियल्स हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इश्यूज फ्रॉम द बैलेंस व्यू पॉइंट्स, मतलब आप कैसे समझते हो, एडिटोरियल, अखबार के अंदर जो एडिटोरियल आते हैं जिसके मदद से आपके सामने बहुत मुश्किल से मुश्किल जो समाज के मुद्दे होते हैं उनको समझाने में वो मदद करता है। दे व्यू ऑल्सो सर्व एज द क्रूशियल पब्लिक प्लेटफॉर्म, और इनको कैसे जाना जाता है, समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, जो समाज की अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है।
गिविंग ए वॉइस टू मार्जिनलाइज द कम्युनिटीज एंड अलाउिंग सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट व कॉरपोरेशन अकाउंटेबल। मतलब ये किस चीज़ में मदद करता है कि समाज के अंदर जनता की जो बात होती है वो सरकार तक पहुँचे, सरकार की जनता तक पहुँचे। साथ के साथ चाहे कोई बिजनेसमैन हो गया, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो गई, सत्तारूढ़ दल हो गया, चाहे विपक्ष हो गया, वो जनता के प्रति जवाबदेही रहे, जनता की समस्याएं हैं वो उनको पता चलती रहे। ये किसके माध्यम से होता है? जो न्यूज़पेपर होते हैं इनके माध्यम से पता चलता है। ऑल दो डिजिटल मीडिया है चैलेंज देयर डोमेन। आज के समय जो डिजिटल मीडिया है उसने धीरे धीरे क्या कर लिया, आपके सामने न्यूज़पेपर की जगह ले ली है। न्यूज़पेपर कंटिन्यू टू बी एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग द इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्क्लोजर एंड सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो आपके सामने जो न्यूज़पेपर है वो आपके सामने उसने क्या किया है, बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो सेफ गार्ड है हमारी डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल होते हैं, जितने हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत होते हैं उनको बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आपके सामने अखबार का होता है। समझ में आ गया? ये तो अपने पढ़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ऐसे का, वन नेशन वन इलेक्शन। आजकल इसकी बहुत बातें चल रही हैं तो इसके ऊपर भी एक टॉपिक को देख लेते हैं भाई अपन आपके सामने। समझ में आ गया? क्या है टॉपिक? वन नेशन वन इलेक्शन इज ए प्रपोजल एडवोकेटिंग फॉर द स्टिमुलस पोल्स फॉर द लोकसभा पार्लियामेंट। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन आपके सामने क्या किया गया, पोल कराया गया लोकसभा के अंदर और सारी की सारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पर। मतलब इसका अर्थ यही है, वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ यही है कि पूरे भारत के अंदर एक साथ चुनाव हो, चाहे लोकसभा के जिसमें आपके सामने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुने जाते हैं आपके सामने, है ना, जो विधानसभा के, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सामने जो लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा के आपके सामने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सबके चुनाव एक साथ देखने को मिले पूरे भारत में। झारखंड के, पंजाब के, बंगाल के, पूरे भारत के चुनाव एक साथ हो जाएं, इसी को क्या कहा जाता है? वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। This proponent argued that the conducting elections simultaneously would lead to the insignificant saving in the public money। अगर एक बार में चुनाव हो जाएंगे ना तो जनता का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पर, अपना प्रचार प्रसार में, और साथ के साथ भाई फोर्स भी इधर से इधर होती है, इलेक्शन कमीशन को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा है वो खर्च होता रहता है। और आपको पता है भारत में तो चुनाव चलते ही रहते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, साथ के साथ जो लागत आती है काम करने पर, जो कार्य प्रणाली होती है, सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको इधर से उधर करना, इलेक्शन कमीशन को काम करते रहना, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एंड इम्पोर्टेंटली प्रिवेंट द इम्प्लीटेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और बार बार आपके सामने जो आपके सामने आचार जो चुनाव संहिता लगती है ना, उससे आपको, जिसमें क्या होता है भाई अपन कोई भी राजकीय कार्य नहीं कर सकते हो, वो बार बार लगती रहती है, इसलिए जो काम है वो जनता का अच्छे से नहीं हो सकता है, बार बार लगती रहती है साल में, इससे भी बचाव हो सकता है। विच फ्रिक्वेंटली हेम्पर द गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क। और ये बार बार आपके सामने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये क्या करता है, आपके सामने जो सरकारी कामकाज होता है उसको बार बार बाधित करने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इट वुड इन्हेंस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये किस चीज़ को बढ़ाता है, हमारे समाज में राजनीतिक एकता को भी बढ़ाता है, राजनीतिक रूप से स्थायित्व भी बढ़ाता है। भाई एक पार्टी आ गई, सारे जगह पर आ गई, और एक बार वहाँ पर आ गई लोकसभा में, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके सामने। टू फोकस ऑन द गवर्नेंस, अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर जोर देंगे, काम करने पर ज़्यादा जोर देंगे, इसके बजाय कि वो लगातार कैंपेन करें। ऐसा ही होता है भारत में, बंगाल के चुनाव आ रहे हैं तो अलग फैसले होंगे, यूपी के चुनाव आ रहे हैं तो अलग फैसले होंगे, बस चुनाव के हिसाब से राजनीतिक कार्य होते हैं। सरकार के अब कोई खुद से काम करने की मंशा कम रहती है। हाउएवर critics raise concern regarding the impact on the फेडरलिज्म। मतलब जो क्रिटिकल, जो इस चीज़ की आलोचना करते हैं, वो किस चीज़ पर आपके सामने क्या कर रहे हैं कि जो हमारा संघवाद है आपके सामने, उस पर जो जिसमें राज्यों की अपनी भूमिका है भाई सरकार बनाने में, संघ की, पूरे देश की जो संघ केंद्र की सरकार होती है उसका अलग महत्व होता है सरकार बनने। तो इस जो फेडरलिज्म होता है उसके सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पॉइंटिंग आउट दैट द साइमल्टेनियसली इलेक्शन कुड अनफेयर फेवर, क्या करता है आपके सामने, जो पूरे देश की पार्टी होती है नेशनल पार्टी, उसको बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेव चलती रहती है, इसी वेव में क्या होता है, राज्य के चुनाव भी जीत लिए जाते हैं, और जो पूरे देश के आपके सामने जो इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, वो भी दब जाएंगे, जनता के लोकल इश्यू दब जाते हैं इस चीज़ से।
द प्रपोजल रिक्वायर द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगर आपको ये लागू करना है तो इसमें आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। एंड ब्रॉड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज टू बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, और ये तभी लागू हो सकता है जब सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां खुश हो। तो ये था आपके सामने वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जितना महत्वपूर्ण पर्सन सारा का सारा आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।